केमिस्ट्री एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। अब जो हमारे एंडोजीनियस रिसेप्टर एड्रीनोसेप्टर एगोनिस्ट हैं वो क्या करते हैं, वो एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो कैटेकोलामीन्स वगैरह हैं जैसे एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन डोपामिन, वो यहाँ पर रिसेप्टर्स के साथ जो है ना बाइंड करते हैं। लेकिन जो वैसे मैंने बताया कि यहाँ पे बाइंड करते हैं और फिर उसके बाद जो है उनका या तो मेटाबॉलिज्म होता है मोनोमिन ऑक्सीडेज या कैटेकोलोमिथाइल ट्रांसफेरेज के ज़रिए, और इसी वजह से अगर हम मोनोमिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स दे दें तो इन पेशेंट्स में जो है ना या इन लोगों में, इन पर्सनस में क्या होता है कि ये ट्रांसमीटर की अमाउंट जो है ना बढ़ जाती है, ये मेटाबोलाइज नहीं हो सकते ना, तो इनका इफेक्ट जो है ना ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा जो है ना ये है कि इनका दूसरा पाथ है कि रीअपटेक हो सकते हैं, तो रीअपटेक इनहिबिटर्स दे दें तब भी इनकी अमाउंट जो है ना बढ़ सकती है। अब ये मामला एंडोजीनियस के साथ होता है, लेकिन एक्सोजीनियस भी अगर हम बाहर से कोई सिंथेटिक कैटेकोलामीन देते हैं तो वो भी जो है ना रीअपटेक हो सकते हैं। ठीक है, नॉरएपिनेफ्रिन या डोपामिन ट्रांसपोर्टर के ज़रिए रीअपटेक होता है। अच्छा, एक और इसमें बताया हुआ कि जो आइसोप्रोटीरेनोल है वो सिंथेटिक कैटेकोलामीन है और वो जो है ना सिंथेटिक है, लेकिन वो जो है ना रीअपटेक उसका इतना जल्दी नहीं हो सकता, तो इस वजह से क्या है कि ये लॉन्ग एक्टिंग है, जबकि बाकी जो है ना वो जो है ना शॉर्ट एक्टिंग है। ये वाली आपने याद रखनी है, ये एक्सेप्शन है, तो इसको याद रखने के सिंथेटिक है एक तो, और दूसरी ये लॉन्ग एक्टिंग है। ये रेडिली जो है ना प्री सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल्स में नहीं जाती। और इसके बाद फिनाइल आइसोप्रोपाइलामीन जो एक सेकंड ग्रुप था, हमने यहाँ पढ़ा था ना, रिलीजर्स पढ़े थे हमने, तो वो रिलीजर्स एम्फेटामीन्स वगैरह यही हैं। ये जो है ना इनको ना मोनोमिन ऑक्सीडेज वो कर सकता है, ना ही कैटेकोलोमिथाइल अमीन ट्रांसफेरेज जो है ना इसको मेटाबोलाइज कर सकते हैं, इस वजह से इनका लॉन्ग एक्टिंग इफेक्ट होता है। इसके बाद फिनाइल आइसोप्रोपाइलामीन्स हैं, ये क्या है, ये ओरली एक्टिंग है, और जो ओरली एक्टिंग होते हैं वो जो है ना वो हमारे ब्रेन वगैरह में जाते हैं और जो है ना इनका इफेक्ट लॉन्ग होता है। यह बात आपने हमेशा याद रखनी है, जो ओरली एक्टिंग होते हैं जाहिर सी बात है उनका मुंह से जाना है स्टमक में, फिर इंटेस्टिन में, तो उसको ज़्यादा देर तक उसकी हाफ लाइफ होगी ना, ज़्यादा देर तक रहेगा, फिर असर अपना स्टार्ट करेगा। तो ओरली जितने होते हैं उनका वो लॉन्ग एक्टिंग होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है ना टायरामीन एक और बताया है कि टायरामीन जो है ना फिनाइल आइसोप्रोपाइलामीन नहीं है, लेकिन ये जो है ना मेटाबोलाइज हो जाता है रैपिडली बाय मोनोमिन ऑक्सीडेज। ठीक है, मोनोमिन ऑक्सीडेज से मेटाबोलाइज हो जाए, एक्सेप्ट उन पेशेंट में जो मोनोमिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स ले रहे होते हैं, क्योंकि मोनोमिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर क्या करता है कि उसको मेटाबोलाइज नहीं होने देता, उस एंजाइम को ही इनहिबिट कर देगा, तो इसकी मेटाबॉलिज्म नहीं होगी। और ये मोनोमिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर जो है ना डिप्रेशन वगैरह के केसेस में यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि इनका जो इफेक्ट होता है एपिनेफ्रिन और एपिनिन वगैरह का जो ना स्टिमुलेटरी इफेक्ट होता है ब्रेन के ऊपर, तो इसलिए डिप्रेशन के केसेस में यूज़ किया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये इतना MCQ में पूछ सकते हैं, लेकिन कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। जो अल्फा रिसेप्टर एगोनिस्ट है ना, ये GQ प्रोटीन्स के थ्रू एक्ट करते हैं, मैंने ये यहाँ पे लिखे हुए हैं छोटा छोटा करके। GQ प्रोटीन्स के थ्रू एक्ट करते हैं। GQ प्रोटीन्स को जब एक्टिवेट किया जाता है तो क्या होता है कि पहले बताया मैंने, फास्फोलाइपेज C एक्टिवेट होता है और उसमें IP3 और जो ना DAG था, और वो प्रोटीन काइनेज को फर्दर एक्टिवेट कराते हैं, और इस तरह का मैकेनिज्म था। सीरीज में ना सारे अल्फ़ा जो रिसेप्टर्स हैं वो एगोनिस्ट हैं, वो सारे इसके थ्रू GQ प्रोटीन्स के थ्रू एक्ट करते हैं रिसेप्टर्स, और जो अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स हैं ना वो सिर्फ GI इनहिबिटिव प्रोटीन के थ्रू जो है ना एक्ट करते हैं। ये GI जो है ना अल्फ़ा 2 आपने याद रखना है। इसमें बीटा रिसेप्टर जो है ना किसके थ्रू, G स्टिमुलेटरी प्रोटीन के थ्रू एक्ट करते हैं। एडिनाइल साइक्लेज की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो उसके जैसे प्रोटीन काइनेज C एक्टिवेट होगा, वो फास्फोरिलेशन और फर्दर इफेक्ट्स काज कराएगा। डोपामिन की बात करें तो डोपामिन जो रिसेप्टर्स होते हैं उसमें सारे GS प्रोटीन के थ्रू एक्ट कर रहे होते हैं, सिर्फ जो D2 रिसेप्टर्स होते हैं वो GI के थ्रू कर रहे हैं। इसमें D2 और इसमें अल्फ़ा 2 ये दोनों क्या है, GI प्रोटीन्स के थ्रू एक्ट कर रहे हैं, बाकी ये दोनों GS प्रोटीन्स के थ्रू, और जो अल्फ़ा रिसेप्टर्स हैं वो GQ प्रोटीन के थ्रू एक्ट कर रहे हैं। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम इफेक्ट्स देख लें, इंपॉर्टेंट है। अब जो CNS पे इसके इफेक्ट्स होते हैं, क्या होता है कि जो कैटेकोलामीन्स है ना वो ब्रेन में जल्दी इंटर नहीं होती, ये बात आपने याद रखनी है कि ब्रेन में ईजिली इंटर नहीं हो सकती। तो इनके क्या इफेक्ट्स आएंगे, सिम्पैथोमिमेटिक्स टाइप के इफेक्ट आएंगे कि हमारे ब्रेन को एलिवेट करने वाले इफेक्ट। जब जाहिर सी बात है जब हमें कोई चीज़ देखते हैं तो हम अचानक से चौंक जाते हैं, और जैसे हमने कोई छिपकली वगैरह से हम डरते हैं तो ऐसे अचानक से ऊपर देख लिया या फिर नीचे अचानक से गिर गए तो हम ऐसे चौंक जाते हैं, और ना हमारे माइंड अलर्ट हो जाता है। ठीक है, इस वजह से ये भी कहते हैं कि अब ये पता नहीं लोगों में होता है नहीं, मेरे साथ तो होता है कि मतलब जब किसी को हिचकी लग रही हो ना और वो पानी वगैरह ना पी सकते हो, लाइक जिसको फास्टिंग पे हो, तो वो जो है ना उसको किसी चीज़ से अचानक डराया जाए तो ना, तो उसका हिचकी रुक जाती है, माइंड अचानक से अलर्ट हो जाता है, तो हिचकी वाला जो वो होता है ना सिग्नल वगैरह वो मतलब नहीं जा रहा होता, तो माइंड की अलर्टिंग में सारा कुछ चला जाता है। अब जो है ना एम्फेटामिन्स को कैन वगैरह का बताया हुआ कि क्या है, इनका स्टिमुलेटरी इफेक्ट है, अलर्ट वगैरह कराएंगे हमारे ब्रेन को। इसके अलावा फटीग को रिड्यूस कराती हैं। अब जो फटीग होती है, साइनेप्सिस वगैरह की फटीग कब होती है, जब न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह रिलीज नहीं हो रहा होता तब होती है, तो उसको कम कराती है। जाहिर सी बात है इनका एक्टिवेटिंग मैकेनिज्म, एक्टिवेटिंग सिस्टम वो है ना इफेक्ट। और इसके बाद जो है ना ये कराती हैं एनोरेक्सिया कराती हैं, भूख को मिटाती हैं।
ठीक है। और ना ज़ाहिर सी बात जब हम वो करते हैं ना मतलब जब हमें डर लगता है किसी चीज़ से तो हमारी भूख, हम कहते हैं मेरी तो भूख ही उड़ गई, मैं ऐसी डर गई इतना। और यूफोरिया कराते मतलब एक बंदा सकते में चला जाता है, और इंसोम्निया मतलब नींद ही उड़ जाती है, भूख भी उड़ जाती है, नींद भी उड़ जाती है। इसके अलावा जो है ना इनका इफ़ेक्ट है, अगर हम वेरी हाई डोज में दे दें तो क्या कराते हैं कि एंग्जाइटी वगैरह और अग्रेसिवनेस कॉज कराते हैं, मतलब बंदा ऐसे बावलास हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा उसको आता है। ठीक है। इसके अलावा इनका पैरानोया वाला इफेक्ट होता है, मतलब डिलीजन्स होने लग जाती हैं इतना ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में देंगे तो पैरानोया में डिलीजन्स ऐसी चीज़ें नज़र आने लग जाएंगी जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। इसके अलावा जो है ना लेस कॉमनली सीजर्स हो जाते हैं। ठीक है। सीजर्स बेसिकली इसी वजह से होते हैं ना कि बार बार एक्साइटेटरी जो इफेक्ट है वो बढ़ जाता है इनहिबिटरी की निस्बत। ओवर डोजेज, अगर वेरी हाई डोज से भी ज़्यादा डोज दें तो उस वजह से क्या होता है कि जो है ना सीजर्स होते हैं। अब अल्फा 2 एगो सिलेक्टिव एगोनिस्ट जैसे कोलोनिडीन है, ये क्या कराते हैं, अल्फा 2 मैंने बताया था कि जो है ना ये अल्फा 1 के इफेक्ट को अपोज कर रही होती हैं, लेकिन अगर हम इनको दें ऑरली अगर हम इनको आईवी रूट के थ्रू देना तो ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराती हैं, या फिर हम लोकली हम जो है ना उधर कंजक्टिवल साइक वगैरह में दें तब भी ये कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएंगी। लेकिन अगर हम इनको जो अरसे तक यूज़ करें तो क्या कराती हैं, ये जो है ना अरसे तक यूज़ करें तो ये हमारे जल्दी जल्दी ब्रेन में चली जाती हैं और जो है ना सिंपैथिक आउटफ्लो को कम कर देती है, जिसकी वजह से हमारा बीपी जो है ना वो डिक्रीज़ हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम कर देती हैं। वो कैसे करती हैं, ये जो मैंने बताया था ना कि अल्फा 2 रिसेप्टर्स और अल्फा 1 रिसेप्टर्स का मैंने बताया था कि अल्फा 2 रिसेप्टर जो है ना प्री साइनेप्टिक पे ज़्यादा होते हैं मोस्टली, तो ये क्या करती हैं कि अल्फा 2 अब उसका क्या काम है कि वो जो है ना इनिबिशन कराता है, तो इसका यही होगा कि जो है ना वहाँ पर उस पर एक्ट करेंगी और उसको एक्टिवेट करा देंगे और बीपी हमारा लो हो जाएगा। इसके बाद आइस पे इफेक्ट मैंने बताया था कि अल्फा 1 एगोनिस्ट के थ्रू अल्फा 1 जो रिसेप्टर्स होते हैं वो आइस पे पड़े होते हैं, तो वो जो है ना प्यूपिलर डायलेटर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवा के जो है ना मिड्रियासिस वगैरह कॉज करवा रहे होते हैं। इसमें जो है ना ये बात याद रखनी कि अकोमोडेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता, सबके पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स में अकोमोडेशन इफेक्ट हो रही थी, इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है। इसके अलावा जो है ना इसका ये फ़ायदा होता है आइस पे जो है ना सिंपैथिक सिस्टम एक्टिवेट कर पीपल डायलेट करने का, जो इरिडोकॉर्नियल एंगल है वहाँ से जो एक्वस ह्यूमर की ड्रेनेज होनी होती है तो वो आसानी से हो जाती है, क्योंकि वो एंगल जब पीपल डायलेट होता है तो एंगल खुल जाता है। ठीक है। तो एंगल खुलने से क्या होता है कि इंट्राओक्युलर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है, इसलिए ग्लाउकोमा के पेशेंट्स में हम इनको दे सकते हैं। इसके बाद ब्रोंकाई की बात करें तो ब्रोंकाई में आइसोप्रोटीरोनोल है और एल्ब्यूटिरोल है, ये कराती हैं ब्रोंकाई की रिलैक्सेशन कराती है। तो ये कहाँ पे मैंने बताया था, ब्रोंकाई एयरवेज मैंने बीटा 2 बताया था कि बीटा 2 एगोनिस्ट जो है ना होते हैं जो कि एयरवेज वगैरह में पड़े होते हैं, तो ये रिलैक्सेशन वगैरह कराएंगी, ब्रोंकोस्पाज्म वगैरह को रिवर्स करने के लिए यूज़ होते हैं। जीआईटी की बात करें तो मैंने बताया था कि जीआईटी में पेरिस्टालसिस और जो है ना वो सॉल्ट एंड वाटर सिक्रीशन जो होती है उनको जो है ना डिक्रीज़ करती हैं, डाइजेशन को डिक्रीज़ करती हैं, और मेनली कौन से होते हैं, अल्फा 2 एगोनिस्ट। ठीक है। जेनेटो यूरिनरी ट्रैक की बात करें तो वहाँ पे जो है ना अल्फा 1 रिसेप्टर मैंने बताया था, अल्फा 1 एगोनिस्ट एक्ट करेंगे। अल्फा 1 रिसेप्टर्स जो है ना जेनेटो यूरिनरी ट्रैक ब्लड वगैरह में पड़े होते हैं, तो वो क्या कराते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, प्रोस्टेट की कॉन्ट्रैक्शन वगैरह करवाते हैं। इसके बाद जो है ना दूसरा मैंने बताया था कि जो है ना जेनेटो यूरिनरी है, तो जेनेटो की बात करें तो यूटेराइन रिलैक्सेशन करवाते हैं, कौन से, बीटा 2 एगोनिस्ट जो है ना वो उस पर प्रेग्नेंट वूमेन में, ताकि डिलीवरी जो है ना जल्दी हो जाए, तो स्मूथ मसल्स की रिलैक्सेशन करवाते हैं बीटा 2 एगोनिस्ट के ज़रिए। वास्कुलर सिस्टम पे इसका इफेक्ट देख लें तो वास्कुलर सिस्टम में क्या है कि अल्फा 1 अल्फा 2 एगोनिस्ट के हैं और अलग दिए हैं, तो इनको आपने अच्छे से समझ लेना है। ठीक है। ये शुरू में मुश्किल लगता है लेकिन आप जब समझ लेंगे तो आपको इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। ठीक है। जो अल्फा 1 एगोनिस्ट है जैसे फिनाइलेफ्रीन है, यहाँ पे दिखा हुआ है फिनाइलेफ्रीन। अब इनका ये जो 3 एरोज हैं ये इसका मेन इफेक्ट है और ये इसका सेकेंडरी इफेक्ट है जिसमें एक एरो दिया हुआ है। ठीक है। मेन इफेक्ट इसका क्या है कि स्किन और स्प्लैंचिंग वेसल्स हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कराता है। अब हमने सिंपैथिक सिस्टम में क्या कराना होता है, स्किन और स्प्लैंचिंग वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कराना होता है और हमारा ब्लड फ्लो जो है ना उधर बढ़ाना होता है स्केलेटल मसल और हार्ट की तरफ। ठीक है। तो स्किन और स्प्लैंचिंग वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाना है, वो किसके ज़रिए हम कॉन्स्ट्रिक्ट करवाएंगे, मैंने बताया था आपको पहले कि ये जो है ना अल्फा एगोनिस्ट के ज़रिए कॉन्ट्रिक्ट कराएंगे, क्योंकि जो अल्फा एगोनिस्ट है वो वास्कुलर स्मूथ मसल की कॉन्स्ट्रिक्शन करवाते हैं और हमने भी कॉन्स्ट्रिक्शन करवानी है, तो यहाँ पे जो है ना प्योर अल्फा एगोनिस्ट वर्क करेंगे, स्पेसिफिकली अल्फा 1 एगोनिस्ट। ठीक है। लेकिन इसकी वजह से क्या होगा कि पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस तो बढ़ेगी, बीपी बढ़ेगा हमारा, वास्कुलर रेजिस्टेंस और वेनस प्रेशर बढ़ेगा, बीपी की बात नहीं करी। फिर उसके बाद जो है ना बीपी बढ़ेगा और उसकी वजह से रिफ्लेक्स ब्रैडीकार्डिया होगा। ठीक है। मतलब जब एक बीपी रेज हो जाएगा तो उसकी वजह से बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स इनिशिएट होगा और वो हमारे बीपी को कम करने की कोशिश करेगा। इसके बाद अल्फा 2 एगोनिस्ट उनमें क्लोनिडीन स्पेसिफिकली बताई हुई है, वो क्या करेंगी,
वो भी वेसोकंस्ट्रिक्शन करवाती हैं। लेकिन जब हम उनको इंट्रावेनसली दें या फिर टॉपिकली दें या लाइक नेज़ल स्प्रे के थ्रू दे दें, लेकिन जब उनको ऑरली दिया जाता है तो वो जो है ना वो ब्रेन में एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाती है और वो सिंपैथिक आउटफ्लो को कम करती हैं और बीपी वगैरह को भी कम करती हैं, जैसे हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे जो है ना ये इसका हो गया। इसके बाद बीटा एगोनिस्ट की बात करें, बीटा एगोनिस्ट में इसमें एल्ब्यूटेरोल है और मेटा प्रोटीरिनोल है, टर्ब्यूटेलिन है। ठीक है, और इसके अलावा बीटा एगोनिस्ट में नॉन सिलेक्टिव में एसोप्रोटीरिनोल है। ये क्या कराएंगे, अब मैंने बीटा का बताया था कि जो बीटा 2 है ना स्पेसिफिकली उनका काम होता है रिलैक्सेशन। ठीक है, तो ये रिलैक्सेशन करवाएंगे। जो बीटा 2 होते हैं वो वास्कुलर स्मूथ मसल्स में पड़े होते हैं और वो ना रिलैक्सेशन करवाते हैं स्पेसिफिकली कहाँ पे, स्केलेटल मसल और हमारे जो हार्ट है। मैंने बताया ना कि स्किन और सप्लांची मसल्स में हमें कॉन्स्ट्रिक्शन करवानी है और स्केलेटल मसल और हार्ट की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ाना है, तो वहाँ पे हमने डायलेशन वेजो डायलेशन करनी पड़ेगी। तो जो हार्ट और स्केलेटल मसल है वहाँ पे क्या कौन से बीटा एगोनिस्ट हम यूज़ करेंगे, मतलब वहाँ पे बीटा एगोनिस्ट जो है ना काम करते हैं और वो ना पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम करके जो है ना ब्लड फ्लो बढ़ा देते हैं और यहाँ पे जो है कॉन्स्ट्रिक्शन करवा के ब्लड फ्लो को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, वहाँ पे ब्लड फ्लो कम हो जाता है। ठीक है, बीटा 1 एगोनिस्ट का इफेक्ट नहीं होता, बहुत कम होता है। डोपामिन की बात करें तो डोपामिन जो है ना मैंने बताया था पहले वास्कुलर रीनल और सप्लांचिंग वेसल्स में जो ना वेजोडाइलेशन करवाते हैं और इसको ट्रीट किया जाता है हमारे उन पेशेंट्स में जिनमें रीनल फेलियर हो, किडनी बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा, तब हम वेजोडाइलेशन के लिए देंगे। ठीक है, अब मैंने ये पहले बता चुकी हूँ कि डोपामिन जो है ना हायर डोजेस पे जो है ना बीटा रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कराता है और जो है ना उससे फर्दर हाई डोज पे, जब मतलब बहुत ज़्यादा हाई डोज पे अल्फ़ा को कराता है। हार्ट में बीटा 1 है बीटा 2 दोनों हैं। जो बीटा 1 है मोस्टली प्रीडोमिनेट करता है हार्ट के ऊपर और वो क्या करेगा, हार्ट की फोर्स और कॉन्ट्रैक्शन वगैरह को इंक्रीज़ करवाएगा। ठीक है, इसके बाद नेट सीवियस एक्शंस देख लेते हैं। जो नेट सीवियस एक्शंस है वही बात है कि जो हमारे अल्फ़ा और बीटा 1 इफ़ेक्ट्स है ना, अल्फ़ा और बीटा 1 ये दोनों रिफ्लेक्सली जो है ना एक बीपी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। क्या होता है कि जब जो है ना अल्फ़ा एगोनिस्ट की वजह से हमारा बीपी जो है ना रेज करता है, उस वजह से क्या होता है कि बेरोसेप्टर रिफ्लेक्स इनिशिएट होगा और जो है ना वो वेगल इफेक्ट कॉज करवाएगा, मतलब जो है ना वो उसको बीपी को कम करने की कोशिश करेगा। उस वजह से क्या हो जाएगा, हमारा हार्ट रेट स्लो हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इस रिफ्लेक्स को ब्लॉक कर दें, लाइक हमने कोई गैंग्लियोनिक ब्लॉकर दे दी, कोई एंटी मस्कैरिनिक ड्रग दे दी, तो उस वजह से क्या होगा कि जो है ना उससे डायरेक्टली टैकीकार्डिया होगा। लाइक उससे ये रिफ्लेक्स इनिशिएट नहीं होगा क्योंकि हमने गैंग्लियन को ही ब्लॉक कर दिया, तो उस वजह से जो है ना टैकीकार्डिया होगा। अब दूसरा है कि अगर हमने अल्फ़ा एगोनिस्ट दे दिया तो अल्फ़ा एगोनिस्ट क्या कराते हैं, सॉरी अल्फ़ा एगोनिस्ट हमने पढ़ लिया, बीटा एगोनिस्ट की अब बात करने लगे थे। तो बीटा एगोनिस्ट क्या करेंगे, वो जो है ना टैकीकार्डिया का आगाज़ करा देंगे क्योंकि बीटा एगोनिस्ट क्या कर रहे हैं, रिलैक्सेशन करा रहे हैं हार्ट और उनकी वेजोडाइलेशन वगैरह रिलैक्सेशन करवा रहे हैं। तो उनमें क्या होगा कि रिफ्लेक्सली बेरोसेप्टर रिफ्लेक्स इनिशिएट करके हमारा जो है ना टैकीकार्डिया हो जाएगा, हमारा हार्ट रेट बढ़ जाएगा। इसके बाद मेटाबॉलिक और जो है ना हार्मोनल इफेक्ट्स हैं, तो इनमें यही है कि जो बीटा 1 एगोनिस्ट मैंने बताया था ना कि हार्ट और किडनी में पड़े हो, तो बीटा 1 जो है ना रेनिन सिक्रीशन को इंक्रीज़ करेंगे और जो है ना बीटा 2 क्या करते हैं, वो इंसुलिन सिक्रीशन को इंक्रीज़ करते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस वगैरह को करते हैं। मैंने बताया था कि जो है ना क्योंकि ग्लूकोज की हमें ज़रूरत होती है तो हमें जो है ना हाइपरग्लाइसीमिया कॉज कराना पड़ता है बीटा 2 के थ्रू। और एक और बात है कि जब लीवर से ग्लूकोज निकलता है ना बाहर, तो उसकी वजह से क्या होता है कि इनिशियली हाइपरक्लीमिया होता है, मतलब उसके साथ कैल्शियम पोटाशियम आयन भी ट्रांसपोर्ट होता है, तो हाइपरक्लीमिया हो जाता है। लेकिन जब जो है ना वहाँ से निकल के जब वो स्केलेटल मसल के पास जाता है यूटिलाइज़ होने के लिए ग्लूकोज, तब वहाँ पे जो है ना पोटाशियम भी सेल के अंदर इंटर हो जाता है, तो वो जो पहले हाइपरक्लीमिया होता है वो जो है ना रिवर्स होकर उसमें हाइपोक्लीमिया हो जाता है। ठीक है, और बीटा 3 का बताया हुआ के लिपोलिसिस को एक्टिवेट कराते हैं। अब ये बात आपने लाजमी याद रखनी है कि जो है ना जी बीटा 2 ब्लॉकर्स क्या करा रहे हैं, सॉरी बीटा 2 एगोनिस्ट जो है ना ग्लाइकोजिनोलाइसिस करा रहे हैं। ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि अगर हम बीटा ब्लॉकर्स दे दें उन पेशेंट को जो डायबिटिक हैं, उनमें बीटा ब्लॉकर्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। वो इस वजह से क्योंकि जो है ना एक तो हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में बंदा चला गया होता है, तो अगर हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन को कोप ना किया जाए तो उस वजह से क्या हो जाएगा, कोमा हो जाएगा। तो बीटा 2 क्या करते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस लीवर में एक्टिवेट करा देते हैं ताकि ग्लूकोज जो है ना थोड़ा सा आ जाए हमारे ब्लड में और हमारा थोड़ा सा बंदा बच जाए। ठीक है, इस वजह से बीटा ब्लॉकर जो है ना कॉन्ट्राइंडिकेट होते हैं हमारी डायबिटीज़ में। इसके बाद जो है ना ये पढ़ लेते हैं क्लिनिकल यूजेस एंड टॉक्सिसिटी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।